डियर व्यूअर्स, तो आज मैं 63rd बीपीएससी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ रीजनिंग एप्टीट्यूड के। पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर्स वाइड एंड 8 मीटर्स हाई। यानी एक कमरा है आपके पास, गिवन है क्वेश्चन में कि अगर एक कमरा है, कमरा किस शेप का होता है? क्यूबाइड होता है। अगर आपके पास एक कमरा है और वो उस कमरे की अगर लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और हाइट जो है उसकी ऊंचाई अगर 8 मीटर है, तो सबसे लंबी पोल की लंबाई क्या होगी? अगर उस कमरे में आपको कोई एक आइटम, सपोज एक सरिया या फिर कोई एक पोल आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि सबसे लंबा पोल कौन सा तुम रख सकते हो, सबसे लंबे पोल की लेंथ क्या होगी? वही ये क्वेश्चन है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक कमरे के बारे में इमेजिन कीजिए कि आप जिस कमरे में रह रहे हैं आप उसी कमरे के बारे में इमेजिन कीजिए और सोचिए कि सबसे लंबा पोल उस रूम में क्या एडजस्ट किया जा सकता है। क्या आप उसे फ्लोर पे रख देंगे, ज़मीन पर रख देंगे तो क्या वो सबसे लंबा होगा? या फिर उसको सिंपली पंखे जैसे बीच में लगे होते हैं, सिंपली वहाँ से लेके लेंथ फ्लोर पे रखेंगे तो क्या वो सबसे लंबा होगा? या फिर डायगोनली, यानी अगर दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे, एक ज़मीन का कॉर्नर और एक आपके छत का कॉर्नर, अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने का कॉर्नर अगर आप लेते हैं तो क्या वो सबसे लंबा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ही सबसे लंबा होगा। सबसे लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ तो वही होगी। अगर मैं सिंपली आपको एक रेक्टेंगल की बात बताऊं, रेक्टेंगल में चूंकि लेंथ होती है और विड्थ होती है, इसमें हाइट नहीं होती है, तो इसमें सबसे लंबा जो पोल होगा वो इसका डायगोनल होगा। इससे लंबा तो और कुछ नहीं रख सकते हैं आप। अगर सिंपली ऐसे अगर किसी पोल को रखते हैं तो सबसे लंबा तो नहीं होगा क्योंकि वो लेंथ के बराबर होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में रखते हैं विड्थ के पैरेलल में तो ये भी सबसे लंबा नहीं होगा। तो सबसे लंबा तो डायगोनल ही एलिमेंट होगा। तो डायगोनल अगर इसमें होगा तो इसमें डायगोनल को हम लिखते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं, आपका एक कमरा क्या होता है? कमरा आपका होता है क्यूबाइड, यानी घनाभ, हिंदी में से घनाभ बोलते हैं, क्यूबाइड। इसमें सबसे लंबा क्या होगा? लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। सबसे लंबा क्या होगा? इसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल की लेंथ हम कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ और विड्थ जो था वही आप हाइट भी लेके जाएंगे तभी तो वो सबसे लंबी पोल की लेंथ होगी। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि इसमें तीनों ही अवेलेबल है। L आपके पास गिवन है 12 मीटर्स, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144। B 9 मीटर से 9 का स्क्वायर 81। H है आपकी 8 मीटर्स, 8 इंटू 8 64। आप तीनों को ऐड करेंगे, क्या वैल्यू आ रही है? 4 4 8 1 9, 8 and 6 14, 4 18, 1 1 2 289 यानी 17 मीटर की सबसे लंबी पोल जो आप उस कमरे में रख सकते हैं वो है 17 मीटर की पोल। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, ये आपको बहुत इजी वे में मैंने समझाया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या था? अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर्स मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ 250 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज कितने सेकेंड्स में? इन सबसे पहले आप देखेंगे ऑप्शंस क्या, ऑप्शंस सेकेंड में गिवन है, सारे ऑप्शंस सेकेंड में गिवन है। 250 मीटर्स लंबे ब्रिज को इसे क्रॉस करनी है इस ट्रेन को एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, लेंथ है ट्रेन के मीटर में, ब्रिज की भी लेंथ है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन से सेकंड में। इट मीन्स मीटर और मीटर तो ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला अप्रोच तो आप ये लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्पीड को कन्वर्ट कर देती हूँ। स्पीड अगर 144 किलोमीटर पर आवर है और अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू आपकी आती है, 8 से कैंसिल आउट होगा, 40 मीटर पर सेकंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर्स और ब्रिज की लेंथ कितनी है? 250 मीटर्स। अब आप इमेजिन करें कि ये ब्रिज है सपोज,
और यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये ब्रिज है 250 मीटर्स की, और यहाँ से ट्रेन आ रही है जो कि खुद 150 मीटर की है। अगर इसको ये क्रॉस करनी है तो ये क्रॉस कब करेगी? सपोज ये ट्रेन यहाँ है, यहाँ से आई, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन अप्रोच की, इस जगह इसका ट्रेन का फ्रंट पार्ट हुआ, यानी इसका मुंह है यहाँ पर। यहाँ से जब ट्रेन आती है, ट्रेन क्रॉस की, इसे क्रॉस की और ट्रेन यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ट्रेन खुद को भी तो क्रॉस करेगी, क्योंकि ट्रेन का पिछला हिस्सा क्रॉस करेगा तभी तो आप बोलेंगे कि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस की है। ट्रेन का अगर सिर्फ मुंह, अगर आप इंजन वाला पार्ट लेंगे तो इंजन वाले पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 250 मीटर डिस्टेंस तय करेगी। टोटल डिस्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो जाएगा। 250 मीटर ये ब्रिज की डिस्टेंस होगी। इंजन यहाँ पर था, यहाँ से अगर इंजन यहाँ पर आता है तो ये 250 मीटर। उसके बाद भी क्या ये क्रॉस कर चुकी? नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर तो इसका इंजन है, बाकी इसका पीछे का पोर्शन तो ब्रिज पर ही है। तो इंजन अगर पूरा का पूरा मूव करता है अपने बॉडी को लेकर, ट्रेन को लेकर, हम तब बोलेंगे कि ये ब्रिज को क्रॉस कर गई जब पूरा का पूरा ट्रेन आपका ब्रिज को छोड़कर चला जाता है। यानी ब्रिज के इस पार्ट में, इस जगह पे ट्रेन का इंजन नहीं बल्कि ट्रेन का सबसे पिछला हिस्सा का लास्ट पार्ट होना चाहिए। यानी ट्रेन का अगर यहाँ पे लास्ट पार्ट होगा तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ 150 मीटर को भी तो क्रॉस की। यानी टोटल डिस्टेंस जो होगी आपकी वो ब्रिज की होगी, ये टोटल डिस्टेंस मैं बता रही हूँ, ब्रिज की डिस्टेंस प्लस खुद की डिस्टेंस ट्रेन की। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 250 प्लस 150 तो ये होगी 400 मीटर। 400 मीटर्स डिस्टेंस हो गई और स्पीड है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी? टाइम क्या होता है? समय इक्वल दूरी अपॉन चाल, डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 400 मीटर और स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी आ गई हमारी? 10 सेकेंड। यानी ये ट्रेन 10 सेकेंड में, ये एक्चुअली ये ऑप्शन 100 नहीं, ये 10 सेकेंड नहीं है, ये ट्रेन जो है T 400 अपॉन 40 आ रही है, तो ये 10 से कैंसिल आउट होगा और ये 10 सेकेंड आंसर होगा इसका। सिंपली इसमें ये देखना था हमें, जो इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ट्रेन जब इसे क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई क्रॉस करेगी। पहला पॉइंट ये था। दूसरा आपको ये देखना था कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सेकेंड में है, तो हम सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है समय इक्वल दूरी अपॉन चाल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50? 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? तो प्राइम नंबर्स होते क्या है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स में 1 कभी नहीं आता। प्राइम नंबर्स बोलता है 1 और उस संख्या को, उस नंबर को छोड़कर, यानी जिस संख्या की आप बात करते हैं। सपोज आपने 2 की बात की है, 3 की बात की थी, यानी उस पार्टिकुलर नंबर्स को छोड़कर, इसे 1 को छोड़कर और जिस नंबर की आप बात करें इसे छोड़कर किसी अदर नंबर से इसमें भाग ना लगे, किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, तो वो होता है प्राइम नंबर्स। बोला जा रहा है 1 और 50 के बीच में, अगर मैं बात करूं 1 और 50 के बीच में क्या 2 प्राइम नंबर है? एक को आपने छोड़ दिया और 2 को भी छोड़ दिया, तो किसी अदर से क्या 2 डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 से स्मॉलेस्ट तो 1 ही था और 1 को हमें छोड़ना ही था। 3 भी 1 और 3 को छोड़कर किसी से डिविजिबल नहीं है। 4 आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट आता है 5। 6 भी नहीं, 7, क्योंकि 1 और 7 को छोड़कर 7 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 8 9 बिल्कुल नहीं होगा, 10 बिल्कुल नहीं होगा, 11, देन 13, 14 भी नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17, 18 नहीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी बिल्कुल नहीं, 25 नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 और 9 से डिविजिबल है। 28 भी नहीं है, 29 ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 1 को अगर आपने छोड़ दिया तो 29 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 31 भी आ जाएगा, 32 बिल्कुल नहीं आएगा, 33 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 11 से डिविजिबल है। 34 भी नहीं होगा, 35, 36, 37। नेक्स्ट होगा आपका 39 तो बिल्कुल नहीं होगा, 41, 42 भी नहीं, 43, 44, 45, 46, 47, 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा। 50 हमें नहीं लेना है बिकॉज बिटवीन पूछा गया 1 and 50 और ऐसे भी 50 प्राइम नंबर्स नहीं है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं आप
काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, आपको प्राइम नंबर्स का अगर डेफिनेशन पता है और अगर ये पता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं। x की वैल्यू इसमें दी हुई है -2/3, देन 9x² - 3x - 11 इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो हमारे पास 9x² - 3x - 11 है और x की वैल्यू -2/3 है, तो डायरेक्टली आप इसे पुट करेंगे -3 इंटू -2/3 -11, 9 इंटू 4/9 माइनस प्लस 3 इंटू 2/3 यानी 6/3 यानी 2 -11, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 + 2 -11 दैट इज 6 - 11 दैट इज इक्वल टू -5, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको बहुत ही इजी वे में आप अप्रोच कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक हिंदी और हिस्ट्री और बोथ। एक एग्जाम में हर कैंडिडेट ने या तो हिंदी लिया है या तो हिस्ट्री लिया हुआ है या फिर दोनों ही लिया हुआ है, यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ना हिंदी लिया और ना हिस्ट्री लिया हो, कुछ ना कुछ तो उसने लिया है या फिर उसने दोनों ही लिया हुआ है। अब क्या है फर्दर क्वेश्चन? 66% टुक हिंदी, 66% स्टूडेंट ने हिंदी लिया, 59 ने हिस्ट्री लिया, 59% ऑफ स्टूडेंट ने हिस्ट्री लिया। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज 3000, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी गिवन है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स टुक बोथ हिंदी एंड हिस्ट्री? अब बोला जा रहा है कि बोथ कितनों ने लिया, हिंदी और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट, ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया? इस ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपके पास? दो ही सब्जेक्ट है ना, यानी हिंदी और हिस्ट्री। या तो स्टूडेंट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हिंदी ले या तो हिस्ट्री ले या फिर बोथ ले, दो ही ऑप्शन है, तो सब्जेक्ट आपके पास दो हो गए, यानी आप सर्कल 2 बनाएंगे। सर्कल को आप ऐसे बनाएंगे कि ये एक दूसरे को कट करे। मैंने कट करा दिया, एक में आप लिखेंगे हिंदी, एक में लिखेंगे आप हिस्ट्री। मैंने ये हिंदी का रखा और ये मैंने लिखा हिस्ट्री, पूरा ही लिख देती हूँ क्योंकि एच आई ही दोनों में आ रहा है, हिंदी और हिस्ट्री। अब क्या बोला जा रहा है? 66% टुक हिंदी, 59% टुक हिस्ट्री, तो डायरेक्टली आप नहीं लिखेंगे, ये जो बीच का पार्ट है ना ये बोथ हो गया, यानी ये हिंदी में भी है और ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये बोथ का पार्ट हो गया। इसलिए सब आप डायरेक्टली नहीं करेंगे। 66% मैंने ये वाला एरिया फिलअप कर दिया, 59 यहाँ फिलअप कर दिया, बीच का खाली रह गया, तो फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही क्या गलत है, हम कैसे सही बना रहे हैं इसे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हिंदी क्या गिवन है, हिंदी कितनों ने लिया है? 66% ने, और हिस्ट्री लिया है 59% बच्चों ने। यानी अगर मैं दोनों की बात करूं, हिंदी प्लस हिस्ट्री की, टोटल हमारे पास कितने बच्चे हो गए हिंदी प्लस हिस्ट्री की? 66 + 59%, इतने परसेंटेज बच्चे हो गए, यानी कितने हो गए? 125%। 125% कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास तो 100% ही बच्चे हैं, तो 125% कैसे हो गए? इसका मतलब 25% जो बच्चे हैं वो बोथ लिए हैं। यहाँ से ही आपको क्लियर होगा कि कितने बच्चों ने बोथ लिया हुआ है। 25% ऐसे बच्चे हमें मिले जिन्होंने बोथ लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैंने हिंदी और हिस्ट्री को ऐड किया तो 125% हो गया। होना तो 100% ही चाहिए, क्योंकि 100% ही होगा तभी तो 3000 की हम बात करेंगे। परसेंटेज में तो 100%, यानी कंप्लीट बच्चों की हम बात कर रहे हैं। 125 कहने का मतलब ये हो गया कि 25% बच्चे जो हैं वो उन्होंने बोथ लिया हुआ है। अगर 25% ने बोथ लिया हुआ है तो ओनली हिंदी कितनों ने लिया? अगर मैं ओनली हिंदी की बात करूं, ओनली हिंदी, तो ये हो जाएगा 66 - 25, ये परसेंटेज हिंदी की आएगी। और अगर मैं ओनली हिस्ट्री की बात करूं तो ये हो जाएगी 59 - 25%। इसमें अगर मैं माइनस करती हूँ
34% ये हो गया, और इसकी अगर बात करूँ 41%, तो 41% ओनली हिंदी हो गया, 34% ओनली हिस्ट्री हो गया, और अगर मैं बोथ की बात करूँ तो 25%। अब आप तीनों को ऐड करें, 4 + 5 9 + 1 0, 3 2 5 + 4 9 + 1 0, यानी 100% टोटल हो गया हमारे पास। तो अगर मैं बोथ की बात करूँ, जो बीच वाला पोर्शन है ये इसने हमें बोथ का डेटा दिया, जो हिंदी वाला पार्ट है इसने ओनली हिंदी का दिया और इसने ओनली हिस्ट्री का दिया। यानी यहाँ से आप क्लियर करेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें ये नहीं लिखा था 66% टुक ओनली हिंदी, ये वर्ड नहीं लिखा था, ओनली वर्ड नहीं लिखा था, इसलिए आप डायरेक्टली 41 की जगह 66 ना लिखें और 34 की जगह 59 ना लिखें, क्योंकि टुक हिस्ट्री है ना कि टुक ओनली हिस्ट्री है। वर्ड में डिफरेंसेस अगर होते हैं, सेंटेंस में डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। अब मूव करते हैं कि क्या गिवन है और क्या मांगा जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज 3000, यानी 100% इज इक्वल टू 3000। हाउ मेनी कैंडिडेट्स टुक बोथ हिंदी एंड हिस्ट्री? बोथ कितना ने लिया? 25% ने लिया। तो अगर मुझे नंबर्स पता करना है तो 3000 का आप 25% निकाल लें, 00 कैंसिल आउट, 750 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोथ लिया, तो इसका आंसर जो है वो है 750। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? x की वैल्यू है रूट में, स्क्वायर रूट में गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? x की क्या वैल्यू होगी? तो आप सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 5 6 7 8 डिजिट है टॉप में, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल के बाद 8 है और 8 है, इट मीन्स डेसिमल को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225 डिवाइडेड बाय 5329, ये है सॉल्यूशन का तरीका। सिंपली अगर मैं देखूं तो 1225 किसका स्क्वायर हो सकता है? अगर मैं 25 के स्क्वायर करूं 625 होता है, यानी 25 तो नहीं होगा। तो इसे करने की बजाय कि आप इसे सेपरेटली करके देखें, इसकी बजाय आप ऑप्शंस को चूज करें कि मैं ऑप्शंस में क्या चूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्या ये ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है? 135 बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये 3 डिजिट में है और 3 डिजिट का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट में तो नहीं आना, यहाँ तो आप सबको साफ दिख रहा होगा कि नहीं आना। 205 ये भी कैंसिल आउट और ये भी रूल आउट हो गया, यानी ये 3 ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही रूल आउट हो गए, क्योंकि तीनों 3 डिजिट में गिवन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, ए और ई, या तो नन ऑफ दीज होगा या तो फिर ए होगा। तो ए से ही हम चेक कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, आप करके देखिए तो ये आता है 1225, और अगर आप 73 का स्क्वायर करते हैं, करना जरूरी है आपको स्क्वायर, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर नहीं किया, हो सकता है 73 का स्क्वायर ये वैल्यू ना दे। अगर ऐसा नहीं होता है और आपने ये ऑप्शन टिक किया हो तो नन ऑफ दिस भी आपके पास ऑप्शन है। सो माइंड इट और आप चेक करें इसे। तो मैंने 73 का आप अगर स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप इसे करते तो ये वैल्यू आती है 5329, यानी आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 73। तो इसमें ऑप्शन ए को आप चूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 63rd बीपीएससी का आया हुआ है वो है, हमारे पास गिवन है x + 1/y की वैल्यू, y + 1/z की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ z + 1/x क्या होगी। अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास दिया तो है, वो तो दिख रहा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? z की वैल्यू और 1/x की वैल्यू। 1/x हमें किससे मिलेगा? इस वाले से मिलेगा, क्योंकि इसमें तो y और z है, x तो है ही नहीं, इसमें तो x की वैल्यू तो मिलनी नहीं, और z की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से मिलेगी, क्योंकि इसमें z तो है ही नहीं। तो x + 1/y हमारे पास गिवन है 1, मुझे चाहिए 1/x, तो मैंने लिखा x = 1 - 1/y, दैट इज y - 1/y। ये तो हो गई x की वैल्यू। अगर मैं 1/x की वैल्यू बोलूँ तो ये हो जाएगी y/y - 1, ये रिवर्स हो गई। नेक्स्ट y + 1/z क्या गिवन है? 1 गिवन है, तो 1/z आप y को उस साइड ले जाए, 1 - y, मुझे क्या चाहिए? z चाहिए, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 - y, रिवर्स हो गया। मुझे z की भी मिल गई और 1/x की भी मिल गई। चाहिए क्या? z + 1/x, यानी दोनों को ऐड कर दो, 1/1 - y + y/y - 1।
अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस वाई और ये y माइनस 1 है तो इससे माइनस कॉमन ले लूँ 1 अपॉन 1 माइनस वाई माइनस मैंने कॉमन लिया तो y अपॉन 1 माइनस वाई लिख दूँ। सिंपली नीचे हमारे पास 1 माइनस वाई हो गया तो ऊपर 1 माइनस वाई ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि दोनों सेम है 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल था ये। सॉल्व करने का तरीका आप हमेशा ऐसे देखें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और गिवन क्या है और आप अप्रोच कैसे करेंगे, आपको अप्रोच पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं एक्स वाई कुछ भी करते जा रहे हैं तो नहीं बनेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि आप अप्रोच सीखें क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द एवरेज, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे ही बनाएं। द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर्स इज 7 ईयर्स। 4 सिस्टर की एवरेज एज गिवन है। इफ वी एड द एज ऑफ मदर देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 6 ईयर्स। अगर मदर की भी एज हमने ऐड कर दी तो एवरेज 6 ईयर से इंक्रीज कर गई। फाइंड द एज ऑफ द मदर, मदर की क्या एज होगी। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका जो हम सिंपली डेली लाइफ में सॉल्व करते हैं कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल नंबर नीचे रहता है, कितने लोगों का हम निकाल रहे हैं यानी 4 सिस्टर्स का निकाल रहे हैं तो हमने 4। एवरेज एज गिवन है हमारे पास बट एज ऑफ 4 सिस्टर्स नहीं गिवन है तो मैंने इसे x लिखा। एवरेज कितनी गिवन है, एवरेज गिवन है 7 इक्वल x बाय 4 यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 28। नेक्स्ट क्या है, इफ वी एड द एज ऑफ मदर। मदर की एज तो हमें नहीं पता है बट हमें ये तो पता चल गया कि अगर माँ को भी जोड़ेंगे तो टोटल जो नंबर्स है वो, अगर पहले 4 सिस्टर्स थी अब एक और मेंबर इसमें जुड़ गया तो 5 मेंबर्स हो गया। तो इसमें हम एवरेज लिखेंगे इज इक्वल टू एज ऑफ मदर प्लस एज ऑफ 4 सिस्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना हो गया, 4 तो पहली थी सिस्टर्स, एक और माँ अगर आती है तो टोटल 5 हो गए। पहले अगर सपोज x ईयर एज था, 4 सिस्टर की एज मैंने x ईयर मान रखी थी तो माँ की सपोज कुछ y रही होगी, हमें ये नहीं पता। ये y ऑफ मदर है और ये x ऑफ सिस्टर है, ध्यान रखेंगे ये सिस्टर का मैंने एज लिखा हुआ है, x ऑफ सिस्टर की एज है ये और ये टॉप में एज है, न्यूमरेटर में एज है। तो x प्लस एज ऑफ मदर इज इक्वल टू एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई 30। देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 6 ईयर। पहले एवरेज थी 7 ईयर, अब एवरेज हो गई 7 प्लस 6 ईयर, इंक्रीज कर जाता है 6 ईयर से यानी 13 ईयर्स। तो आप यहाँ पर करेंगे 13 इक्वल टू एक्स प्लस एज ऑफ मदर अपॉन 5। एक्स प्लस वाई ऑफ मदर की कितनी वैल्यू होगी 65 ईयर्स। एक्स की वैल्यू अगर 28 है तो वाई ऑफ मदर कितनी होगी 65 माइनस 28, 37 ईयर्स। ये तो हो गया ये तरीका। और सिंपली आप कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने फॉर्मूले पे पुट किया। एवरेज होगी क्या सिस्टर की एज थी, सपोज एक्स रही होगी चारों बहनों की एज, डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स कितने तो 4। एवरेज हमारे पास गिवन था 7 इक्वल एक्स बाय 4 तो 28 हो गया। अब एवरेज कितनी होगी 7 थी पहले और 6 से बढ़ गई यानी 13 हो गई। 7 की जगह हमने 13 पुट किया इक्वल, पहले 4 मेंबर थे 5 मेंबर हो गए। पहले सिर्फ सिस्टर्स की एज थी, अब सिस्टर्स की एज में मदर्स की भी एज ऐड हो गई। कितनी हमें नहीं पता है तो मैंने y कंसीडर किया इसे। x प्लस वाई आई 65, x की वैल्यू 28 यहाँ से हमें पता चल गया तो मैंने इसे माइनस किया। दूसरा सिंपली बिना इस फॉर्मूले में पुट के आप कैसे निकालेंगे, आप खुद सोचिए कि पहले एज कितनी थी 7, 4 सिस्टर्स की यानी 7 इंटू 4 28 हो गया। नेक्स्ट अगर माँ भी आ जाती है तो कितनी एवरेज हो जाती है 13 इंटू 5 आप करेंगे क्योंकि 5 मेंबर हो गए 65, तो माँ की क्या एज रही होगी 65 माइनस 28। डायरेक्टली आप इसे वर्बल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लिखे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास इसमें क्या गिवन है 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 रेज टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा हो ना कि बेस अलग हो, सबसे पहले हम बेस चेक करते हैं कि क्या बेस को सेम किया जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर बेस सेम हो तो हम अपर वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं यानी बराबर कर सकते हैं, इसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं।
तो 27 3 का क्यूब होता है, ये हमें पता है। तो 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू, इसे 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख दूँ तभी तो 27 होगा। रेज़ टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1, इसे 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू ट्वाइस x दैट इज 6x प्लस 3 इंटू 1 3। अब बेस सेम हो गई हमारी, दोनों ही साइड अगर बेस सेम हो तो टॉप वैल्यू को, पावर को यानी आप इक्वेट कर सकते हैं। तो बेस हमारी सेम है, ये बेस वैल्यू 3 है और ये भी बेस वैल्यू 3 है। हमारा मकसद ही था कि हम बेस वैल्यू को सेम करें। एक साइड 3 थी, एक साइड 27 थी। 3 को 27 नहीं बनाया जा सकता है, तो क्या 27 को 3 बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, तो मैंने 3 का क्यूब कर दिया। अब जैसे ही क्यूब किया तो 3 को मैंने टॉप में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 3 हो गई। अब हमने पावर को इक्वेट कर दिया, तो आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 दैट इज 5 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इफ s इज इक्वल टू, समेशन हमारे पास गिवन है, समेशन n 1 से लेकर के 10 तक अगर की जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले गिवन क्या है, s इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक आप पुट करेंगे ट्वाइस n प्लस 1/2, यही गिवन है। सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो s क्या आता है आपके पास, 2 इंटू 1 2 प्लस 1/2 यानी 5/2। नेक्स्ट आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 4 प्लस 1/2 यानी 9/2। n की वैल्यू 3, s की वैल्यू क्या आ रही है, 6 प्लस 1/2 13/2। ऐसे ही आप पुट करते जाएंगे और आखिरी में आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 10, तो s की वैल्यू क्या आएगी, 20 प्लस 1/2 40 प्लस 1 यानी 41/2। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या ये सीरीज हो रहा है, समेशन ही चाहिए ना। समेशन का मतलब होता है कि सबको आप सम करें, सबको आप ऐड करें, यानी n 1 से लेकर के आखिरी तक जितना गया सबको आप ऐड करेंगे। तो n1 की वैल्यू 5/2 थी, फिर 9/2 आई, फिर 13/2 आई और आखिरी में जो 10th पोजीशन पे आया वो आया 41/2। इसको अगर आपको ऐड करनी है तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, आप देखेंगे क्या ये एपी के टर्म में आ रहा है, क्या ये जीपी के टर्म में आ रहा है। एडिशन है, डिफरेंसेस आप देखें कितने का डिफरेंस है, 5/2 9/2। डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंस है कितने का, 4 का है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 यानी 4 के डिफरेंसेस हैं। ओवरऑल डिफरेंसेस अगर मैं बात करूँ 5/2 9/2 में तो कितने का डिफरेंस है, अगर मैं डी की बात करती हूँ तो 9/2 माइनस 5/2 आप करेंगे दैट इज 4/2 दैट इज 2। अगर आप D1 D2 मैंने बात किया तो 13/2 माइनस 9/2, तो ये भी आ गई आपकी 4/2 इक्वल टू, यानी D आपकी 2 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, D आपकी 2 है और A की वैल्यू है 5/2। साफ हमें दिख रहा है कि ये AP में है, तो AP का सम क्या होता है, N की वैल्यू 10 है क्योंकि 10 नंबर तक जोड़ना है, N 1 से लेकर के 10 तक। AP का सम होता है, AP का जो सम का फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू टाइस A प्लस n-1 इंटू D। ये है AP का सम, मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे रही हूँ। ये हमारा AP का सम है। A की वैल्यू क्या, N की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 10/2। 2 इंटू A की वैल्यू 5/2 मैंने पुट किया, इंटू N कितनी है 10-1 इंटू D कितनी है हमारी 2। सिंपली मैंने पुट कर दिया फॉर्मूले में, दैट इज S इज इक्वल टू 10/2 5, 2 इंटू 5/2 5, बीच में ये प्लस छूट गया, 5 प्लस 10-1 9 इंटू 2 18 दैट इज 5 इंटू 23 दैट इज 115, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा 1115।
आप डायरेक्टली से ऐड ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि अगर आप इसे 1 बाय 1 सबको लिख के ऐड करते हैं। तो सिंपली अगर आपको एपी और जीपी पता है तो देख लेंगे कि आप ये एपी में आ रहा है या फिर जीपी में आ रहा है। अकॉर्डिंगली आप इसे एपी या जीपी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है सम का उसमें आप पुट करेंगे और वैसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं इजी वे में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है 115। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बस आपको अप्रोच जानना था कि अप्रोच कैसे करें और कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये था हमारा 63rd बीपीएससी जो कि 2018 में कंडक्ट हुई थी। उसका रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पूरा पार्ट मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 64th बीपीएससी का सॉल्व करूँगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें अपना क्वेश्चन या फिर जो सजेशन हो आपका आप ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।